नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस पर संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तराखंड संस्कृत अकादमी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरिद्वार दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की गई है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देहरादून में कांग्रेस की नई टीम 2027 की तैयारियों में जुटी है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने फैसलों से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को धर्म संकट में डाल रहे हैं। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर धर्मपुर से बूथ अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई और वहीं बूथ पर काम करने का निर्णय ले लिया। यहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाला कदम बताया, तो वहीं ज्योति रौतेला ने कहा, धर्मपुर में मुझे रावत जी का आशीर्वाद मिलेगा। मुझे बूथ अध्यक्ष बनाया जाए जो विधानसभा में मेरा नाम रजिस्टर्ड है। सर, इसको लेकर देखिए, इस बात को इस रूप में लिया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए बात कही कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता चार्ज हो सके कि बड़े नेता भी बूथ अध्यक्ष बन सकते हैं। इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि कभी भी जो बड़े लीडर जब भी इस तरीके की बात करते हैं, हरीश राव जी का कांग्रेस पार्टी में इस प्रदेश में बहुत बड़ा है, कांग्रेस के लीडर है। अगर वो बूथ अध्यक्ष बनने की बात कर रहे हैं, उस बूथ अध्यक्ष के रूप में काम करने की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मॉरल सपोर्ट देता है। और मैं खुद धर्मपुर से विधानसभा की तैयारी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे उनके लिए अनुपमा है, मैं भी उनकी बेटी हूँ और उनके धर्मपुर में आने से मुझे उनका आशीर्वाद मिलेगा। वहीं देहरादून में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और प्रबंधन सुधार के लिए 6 जून 2025 को वक्फ पोर्टल बनाया गया, लेकिन कई लोग अवैध रूप से संपत्तियों को दबाकर पोर्टल पर दर्ज नहीं कर रहे। इस पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने चेतावनी देते हुए कहा, ऐसी कमेटियों और व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें वक्फ माफिया माना जाएगा। लगातार वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे होते आए हैं। आज भी हम देखते हैं कि वक्फ माफिया सक्रिय है, लेकिन वक्फ माफिया कई बार गलतफहमी का शिकार हो जाता है। उसको लगा कि ये शायद पुराना वक्फ है जिसमें आप कब्जे भी करते रहे, इंक्रोचमेंट करते रहे, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी के बाप की बोती नहीं है कि वो इसे लूटता रहे और कोई देखेगा नहीं। इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेके आए और एक उम्मीद जगी कि इसको नाम भी उम्मीद दिया गया और उस उम्मीद के ऊपर अब तमाम वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो दर्ज की जा रही है, ऑनलाइन सबको पता चलेगा वक्फ की संपत्तियां कहाँ हैं। ना वक्फ की ज्यादतियों के ऊपर भी एक तरह से लगाम लगी है। जो वक्फ ज्यादती करता था किसी भी संपत्ति को अपनी बता देता था, और अब वक्फ की संपत्ति को भी कोई अपनी नहीं बता पाएगा। वक्फ की संपत्ति का जो डिटेल्स है वो ऑनलाइन सबके सामने होंगी। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं। हरिद्वार दौरे पर आज लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की गई है। उत्तराखंड संस्कृति अकादमी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान हरिद्वार दौरे पर राज्यपाल पहुंचेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित है, इसी में सम्मिलित होने के लिए वो पहुंचेंगे। उनका हरिद्वार दौरा रहने वाला है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर संगोष्ठी है। उत्तराखंड संस्कृति अकादमी में ये कार्यक्रम आयोजित होना है और इसी में शामिल होने के लिए हरिद्वार दौरे पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रहेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान शहीदी दिवस पर संगोष्ठी कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी हरिद्वार से, जहां गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की गई है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार दौरे पर इसमें शामिल होने के लिए राज्यपाल हरिद्वार दौरे पर है। इस दौरान कार्यक्रम में वो सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड संस्कृति अकादमी में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, क्या कुछ अपडेट राज्यपाल के दौरे को लेकर?
बिल्कुल, आपको बताते हैं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हरिद्वार पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उत्तराखंड संस्कृति अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें, गुरु तेग बहादुर साहब के 350वें बलिदान दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ पर पहुंच गए हैं। उनकी सुरक्षा की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए हैं। भारी पुलिस बल तैनात यहाँ पर किया गया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यहाँ पर बात करें तो राज्य मंत्री शामिल सैनी यहाँ पर उपस्थित है और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। जो सूत्रों से हमारे पास जानकारी आई है, यहाँ पर हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन किसी निजी कारण बताया जा रहा है कि दिल्ली में फॉग के कारण उनकी हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया है, ये कारण बताया जा रहा है। तो इसलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहाँ पर जो जी हर्ष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अपडेट आपको बता रहे थे, जहां हरिद्वार दौरे पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है हरिद्वार पहुंच चुके हैं। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान शहीद दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसमें सम्मिलित होने के लिए वो पहुंचे। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर संगोष्ठी कार्यक्रम उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के कार्यक्रम उनके द्वारा इस समय आयोजित किया जा रहा है। इसी में सम्मिलित होने के लिए राज्यपाल हरिद्वार पहुंचे हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने फर्जी पहचान छुपाकर रह रहे बांग्लादेशी ममून हसन को अब गिरफ्तार किया, जो कि सचिन चौहान नाम से नेहरू कॉलोनी में पत्नी संग रह रहा था और एक क्लब में बाउंसर था। वहीं इसी को लेकर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में झूठे और छल असहनीय है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई अनिवार्य है। ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ झूठ के लिए स्थान नहीं है। युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। उसी अर्ज के ऊपर युवा मुख्यमंत्री ने कालनेमी जो कार्यक्रम चलाया है, उसमें जो भी लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर झूठी आइडेंटिटी के साथ रह रहे हैं, मुझे लगता है ये देवभूमि है। यहाँ महासु देवता भी हैं और यहाँ न्याय के देवता भी हैं और किसी कीमत पर भी यहाँ अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अपनी झूठी पहचान दिखाकर यहाँ रह रहे हैं वो कल को कोई बड़ा कांड कर सकते हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो मुझे लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोग जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर या आइडेंटिटी बदलकर इस प्रदेश में रह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, किसी के पर भी, चाहे वो समून हो या वो कोई और हो, कोई भी हो जो नाम बदल के यहाँ रहेगा, इसका मतलब उसके मन में कोई द्वेष है, कोई गलत भावना है और ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करके ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देहरादून पुलिस सड़क सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रैंडम चेकिंग कर रही है। शराब या मादक पदार्थ सेवन करके वाहन चलाने वालों की सख्त पहचान और कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी अजय सिंह ने ओवर स्पीड और ड्रिंक एंड ड्राइव में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं ताकि सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दो चीज़ें है कि ये तो पहले व्यक्ति का दायित्व बनता है कि अगर कोई भी वाहन या कोई भी इस तरह का सड़क पर चल रहा है तो किसी भी तरह का मादक पदार्थ शराब का सेवन करके न ड्राइविंग करे। तो ये जिम्मेदारी तो पहले तो उस व्यक्ति की बनती है कि वह इस तरह के कृत्य को ना करे। बट देखा गया कि जब भी टूरिस्ट प्लेसेस पर खासकर इस तरह मसूरी या अन्य जगहों पर लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं ड्राइविंग के साथ साथ ड्रंक एंड ड्राइविंग कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो लगातार हमारी देखिएगा एल्कोमीटर से भी कार्रवाई चलती है, लगातार बैरियर्स और रैंडमली चेक करते हैं, क्योंकि जब वाहनों का दबाव इतना ज़्यादा रहता है तो हर वाहन को चेक करना रोककर उसका एल्कोमीटर से पॉसिबल नहीं रहता। तो रैंडमली ही चेक किया जाता है। खासकर ऐसी गाड़ियाँ जो टूरिस्ट जो बाहर से आ रहे हैं उन्हीं की गाड़ियों को ज़्यादा फोकस किया जाता है और जिसमें युवा वर्ग के लोग बैठे हैं उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो कार्रवाई में भी जो देखा जाएगा विगत वर्षों में 200% से ज़्यादा हमने इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करी है। और अभी जिस हिसाब से अभी हमें निर्देश भी मिले माननीय श्रीमान एडीजी साहब की भी समीक्षा बैठक में, तो उसकी कार्रवाई को और बढ़ाने की बात हुई, खासकर ओवर स्पीडिंग और ड्रंकन ड्राइविंग की, क्योंकि यही मेन जो दो इशू हैं सबसे ज़्यादा देखे गए एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। तो पहले से इसमें कार्रवाई इन्फोर्समेंट बढ़ी है और कुछ ऐसी चीज़ें उपकरण हमने मांगे हैं जिससे कि और हमें
ज़्यादा इस पर कार्रवाई कर सके। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में खासकर ये जो लास्ट दिसंबर या जनवरी का मंथ रहेंगे जिसमें कि टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, नए साल को सेलिब्रेट करने आते हैं, तो इन्फोर्समेंट का लेवल उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ा जाएगा। उत्तरकाशी में आयोजित मंगलसीर बघवाल कार्यक्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान आयोजन समिति ने उनका सम्मान किया। खेल एवं सांस्कृतिक टीमों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान रस्साकशी में पुरुष वर्ग में ITBP मातली प्रथम और महिला वर्ग में बाड़ाहाट विजेता ही। ये भव्य शोभा यात्रा रामलीला मैदान में नाट्य प्रस्तुति और पूजा के साथ संपन्न हुई। साथ ही सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। वहीं मसूरी में पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर ऊपरी सड़क से नीचे की सड़क पर जा गिरी। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही चालक को निकाल कर अस्पताल भेजा, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक कार फिसलने से यह हादसा हुआ। सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है। वहीं क्षेत्रवासियों ने संकरे मोड़ों पर सुरक्षा बैरियर और चेतावनी बोर्ड बढ़ाने की मांग की है। चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की और बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। अहम जानकारी हरिद्वार से, जहां संदिग्धों पर पुलिस का एक्शन मोड। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला गया। हरिद्वार में एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। संदिग्ध वाहन जब्त किए गए हैं, अतिक्रमण भी हटाए गए। ये बड़ी जानकारी है, जहां हरिद्वार में अलर्ट मोड देखने को मिला। 25 उत्पादी लोगों पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई। मेडिकल स्टोर्स और सीसीटीवी अनिवार्य कर दिया गया है। सुरक्षा में कोई ढिलाई न बरतने के लिए भी कहा गया। किराएदार सत्यापन पर भी जोर और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई। इसी बीच 3 संदिग्ध वाहन यहाँ पर जब्त किए गए, अतिक्रमण हटाया गया और 25 उत्पादी लोगों पर पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके बाद किराएदार सत्यापन पर जोर और इसी के साथ लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की बात भी सामने आई। संदिग्धों पर लगातार पुलिस का एक्शन मोड देखने को मिल रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार हर जगह अलर्ट मोड देखने को मिल रहा है। इसी बीच हरिद्वार में भी फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और लोगों को जागरूक किया गया। इसी बीच किराएदारों के सत्यापन की बात भी की गई और कई जगह से अतिक्रमण हटाया गया। इसी बीच 3 संदिग्ध जब्त की गई और संदिग्धों पर लगातार पुलिस का एक्शन मोड देखने को मिल रहा है। इसी बीच लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। 3 संदिग्ध वाहन जिन्हें कि अब जब्त कर लिया गया है। वहीं फ्लैग मार्च के दौरान अतिक्रमण भी हटाया गया। 25 उत्पादी लोगों पर पुलिस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। इसी के साथ कई जगह जिनमें कि मेडिकल स्टोर्स और आसपास सड़कों पर भी जो है सीसीटीवी लगाना और अनिवार्य कर दिया गया है और संदिग्धों पर पुलिस का एक्शन मोड देखने को मिल रहा है। नवंबर 2024 की रात ONGC चौक पर हुए दर्दनाक हादसे के मामले में 1 वर्ष बाद कैंट कोतवाली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसी को लेकर पुलिस ने चालक राजकुमार, वाहन मालिक नरेश और घटना के समय वाहन किराए पर लेने वाले अभिषेक के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसको लेकर SSP अजय सिंह ने बताया है कि 500 पन्नों के रिपोर्ट में 60 गवाह शामिल किए गए हैं और अब जल्द ही केस का ट्रायल भी शुरू होने की उम्मीद है। देखिए, जो ONGC का एक्सीडेंट केस था जिसमें बच्चों की बड़ी इस तरह से मतलब अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के बाद डेथ हुई थी और वो केस भी काफ़ी दुखद था, सभी केस में भी है। उसमें चूंकि एक लीगल इशू था कि जो चश्मदीद था बालक जो बच गया था, तो कोशिश यही रहती है हमारी इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई चश्मदीद है तो हमें एकदम वैसे जो कैमरों के थ्रू या अन्य चीज़ों के थ्रू जो हमें चीज़ें मिल पाई थी इन्वेस्टिगेशन में सब इंक्लूड हो गई थी। लेकिन अगर चश्मदीद हमें कोई चीज़ बताता है तो केस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और सच्चाई जानने के लिए भी ज़्यादा जरूरी होता है। बट जो कंडीशन थी वो उस लायक नहीं रही। बीच में बार बार चूँकि डॉक्टर्स की एडवाइस थी कि अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो
घटनाक्रम को रिपीट कर सके या बता सके कि क्या परिस्थितियां अचानक से ऐसी उत्पन्न हुई थी। तो इसलिए थोड़ा विलंब रहा इसमें। साथ ही साथ उसमें कुछ लीगल इशू भी आए थे, जो और कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा भी इसमें कोर्ट में एप्लीकेशंस लगाई गई थी। तो सभी चीज़ की पूर्ति करने के बाद चार्जशीट भेजी गई। हाँ, इसमें विलंब हुआ है, बट ये कहीं ना कहीं न्याय हित के कारण ही इसमें विलंब हुआ, और इसको आगे भी देखा जाएगा कि इस तरह के कहीं कोई एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें त्वरित हम कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में चार्जशीट भेज दें। वहीं ये तस्वीरें जहां 500 पन्नों की भारी भरकम चार्जशीट दायर कर ली गई है, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनका चार्जशीट में नाम दाखिल किया गया है। 500 पन्नों की लगभग ये चार्जशीट जहां चालक, मालिक और किराएदार पर केस दर्ज किया गया है। साल भर के यहां पर इंतजार के बाद ये चार्जशीट दाखिल की गई। ओएनजीसी चौराहे पर यह सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद पूरे मामले में 60 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। यह तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इस हादसे के दौरान कार जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई थी उसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे थे, जहां अब 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर ली गई है। इसी बीच चालक और मालिक के बीच चार्जशीट में उनका नाम दाखिल किया गया है। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार चार्जशीट अब सामने आई है। 60 गवाहों के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। ओएनजीसी चौक जहां पर यह हादसा हुआ, बड़ा हादसा, लगातार छानबीन और जांच के बाद 60 गवाह सामने आए। 60 गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए और अब एसएसपी अजय सिंह ने भी जानकारी दी है कि 500 पन्नों की चार्जशीट दर्ज की गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से यशराज आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, क्या कुछ पूरा अपडेट? साल भर के इंतजार के बाद जो है 60 गवाह भी जो है उनके बयान दर्ज किए गए हैं इसमें, और अब चार्जशीट भी 500 पन्नों की दाखिल कर ली गई है। जी बिल्कुल। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ओएनजीसी चौक पर इनोवा कार हादसे का खौफनाक मंजर आज भी लोगों की आंखों के सामने घूम रहा है। वहीं यदि बात करें तो इस हादसे के बाद सड़क पर फैले लाशों को और कटे हुए सिरों को देखकर सभी के रोंगटे भी खड़े हो गए थे। हादसे में एक साथ कार में सवार 6 युवाओं की मौत हो गई थी। इस भयानक हादसे ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। वहीं इस घटना के 1 साल 8 महीने बाद पुलिस ने ओएनजीसी चौक के मामले में कोर्ट में 500 पेज की चार्जशीट भी दाखिल की है। हालांकि घटना में उस वक्त कार में सवार एक युवक सिद्धेश अग्रवाल के बयान दर्ज नहीं हो पाए हैं। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने में देरी होने का कारण भी सिद्धेश अग्रवाल के बयान दर्ज न होना भी बताया है। वहीं यदि बात करें तो देहरादून में करीब 11 नवंबर 2024 रात के रूप में शायद ही लोग कभी भूल पाएंगे। वहीं इस हादसे में 6 घरों के चिराग तेज रफ्तार की भेंट चढ़ गए थे। ओएनजीसी चौक पर रात 1:30 बजे बेलगाम दौड़ती कार और कंटेनर की भिड़ंत ने वहां का दृश्य भयावह और दिल हिला देने वाला प्रस्तुत किया था। वहीं चौक से लेकर के 1 किलोमीटर दूर तक शवों के टुकड़ों और 2 युवाओं के सिर कटकर सड़क पर गिर गए थे, जिसने हर किसी को झकझोर करके रख दिया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी ओएनजीसी चौराहे पर। वहीं हादसे का दृश्य जिस किसी ने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और वहीं हादसे के बाद कंटेनर चालक राजकुमार के साथ कंटेनर की नंबर प्लेट भी लेकर भाग गया था। और यदि बात करें तो 13 दिनों तक अरेस्ट नहीं हो पाया था कंटेनर चालक। यानी कि ओएनजीसी चौक पर जो हादसा हुआ उसमें गुनीत, कुणाल कुकरेजा, ऋषभ जैन, नव्या गोयल, अतुल अग्रवाल और कामाक्षी की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि कार में सबसे पीछे बैठा सिद्धेश अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हो गया था। सिद्धेश लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती भी रहा। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि कार राजपुर क्षेत्र के सिद्धेश अग्रवाल के घर से आई थी। वहीं घटना के समय ओएनजीसी चौक के सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे। यह कार राजपुर से घंटाघर होते हुए जीएमएस रोड आई थी और उसके बाद कामरी रोड पर लक्ष्मण पुलिस चौकी के सामने से यू टर्न लेकर फिर से जीएमएस रोड होते हुए ओएनजीसी चौक पहुंची थी। इस मामले में पुलिस ने सिद्धेश अग्रवाल के पिता की ओर से मिली तहरीर के आधार पर कंटेनर चालक राजकुमार के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज की थी। इस मामले में पुलिस ने राजकुमार को 13 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया था। वहीं कंटेनर चालक उसे उस वक्त एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन को लेकर बड़ा दर्ज। वहीं यदि बात करें तो उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में कंटेनर चालक राजकुमार के साथ ही मालिक नरेश गौतम और किराए पर संचालन करने वाले अभिषेक चौधरी को भी आरोपी बनाया है, जबकि चार्जशीट में 60 लोगों को गवाह बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये जो घटना सामने आई है, इसके बाद से
पुलिस ने 500 पन्नों की चार्जशीट को दायर कर ली है, दाखिल कर दी है, और उसके बाद अब इसमें गवाही 60 लोगों को गवाह बनाए गए हैं, जिसके आधार पर अब इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। जी यशराज, बेहद ही भयावह घटना और झकझोर देने वाली घटना रही थी। क्या इसमें अभी परिजनों की ओर से क्या कुछ अभी यहाँ पर बयान सामने आया है? क्या उन्होंने अभी इस पर कुछ रुख अपनाया है? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि परिजनों की ओर से इसमें बस गवाह के रूप में बयान दिया गया, और साथ ही साथ जिन लोगों पर उन्हें शक था, खास करके कंटेनर चालक और कंटेनर के मालिक के, उसके ऊपर ही उन्होंने चार्जशीट 60 पेज की चार्जशीट भी दायर की, और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कंटेनर चालक की गलती के कारण ही इस तरीके की घटना हुई है। हालांकि यदि बात की जाए तो इनोवा कार की स्पीड काफी तेज थी, यह अंदाजा लगा पाना, क्योंकि वहां पर सीसीटीवी कैमरे बंद थे कि कार की स्पीड कितनी रहेगी, लेकिन वहां पर जो चश्मदीद थे, वहां पर जो लोग उस समय मौजूद थे मौके पर, उन्होंने कहा कि ये सभी लड़के जो हैं वो काफी स्पीड में कार चला करके काफी स्पीड में वहां पर इनकी कार थी, और कार वो बचाने के कारण वो एक डिवाइडर से टकराते हुए दूसरे साइड वो जा पड़ी थी, और एक पेड़ से टकरा करके कार के पर खच्चे उड़ गए थे। यह घटना इतनी भयावह थी कि वहां पर जो लोग थे वो उनकी रूह कांप गई इस घटना को देखते हुए। हालांकि कंटेनर की ब्रेक लाइट और हेड लाइट सभी खराब थे, कंटेनर एक जगह खड़ी थी, और कंटेनर के ब्रेक लाइट और हेड लाइट सभी खराब थे। उस साइड हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन को लेकर वह कंटेनर कोलागढ़ की ओर जा रहा था। बिल्कुल, बेहद ही झकझोर देने वाली ये घटना रही। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए।